साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज संस्कृत के प्रथम अंग्रेज विद्वान चार्ल्स विल्किंस ने किस प्रकार अपनी विद्या व्यसनी स्वभाव से, विद्याध्ययन से, अपने स्वाध्याय से संस्कृत जगत को अनुप्राणित किया। संस्कृत का प्रचार प्रसार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे विद्या व्यसनी और सतत स्वाध्याय करने वाले चार्ल्स विल्किंस जो थे, जो मूल रूप से अंग्रेज थे, मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले थे और उनका जन्म भी इंग्लैंड के निकटवर्ती स्थान में, विशेष रूप से समरसेटशायर के निकटवर्ती ग्राम फ्राम में उनका जन्म 1750 में हुआ था। फ्राम नाम था गांव का और एक साधारण परिवार में उनका जन्म होता है चार्ल्स विल्किंस का। और उनको शिक्षा ग्रहण करने में कोई ज़्यादा सहयोग घर के लोगों से नहीं मिला। विशेष रूप से माता पिता आर्थिक रूप से उनके समृद्ध नहीं थे और जिसके कारण से वाटर विल्किंस के पुत्र के रूप में चार्ल्स विल्किंस का जन्म तो हुआ, लेकिन उनके पिता वाल्टर विल्किंस आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होने के कारण समुचित शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन जो विद्याभ्यासी होते हैं, जो सतत स्वाध्यायी होते हैं, इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में बार बार कहा जाता है कि स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से संस्कृत के प्रथम अंग्रेज विद्वान के रूप में चार्ल्स विल्किंस ने बहुत बड़ा सहयोग किया संस्कृत जगत में। उसके बाद इस संसार में, विशेष रूप से विदेशों में संस्कृत का ज्ञान हुआ, हमारे ग्रंथों की जानकारी मिली। तो सबसे पहले चार्ल्स विल्किंस जो थे, उन्होंने संस्कृत जगत में आकर एक नई रोशनी डाली। और सबसे बड़ी बात है कि वो क्या योगदान दिया, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनके जीवनी पर जब प्रकाश डालते हैं, उनका जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था। और एक साधारण परिवार में इंग्लैंड के पास, जैसा कि मैंने बताया था, इंग्लैंड के पास समरसेटशायर जो है, उसके निकटवर्ती फ्राम ग्राम में उनका जन्म हुआ। फैमिली की जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक दशा थी, वह बेहतर नहीं थी, अच्छी नहीं थी। इसीलिए उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा समुचित रूप से नहीं दी। लेकिन किस प्रकार से एक लिपिक के पद पर होकर, एक क्लर्क से उन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ की और कितना बड़ा योगदान उनका रहा है कि धीरे धीरे वे वहाँ के एक फैक्ट्री में आकर के उन्होंने सर्विस ली। और विशेष रूप से जब देखा कि इंग्लैंड में मेरी व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है, तो वो भारत में आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में आते हैं और एक क्लर्क के पद पर वो भारत में आते हैं। और क्लर्क के पद पर रहते हुए उसने अवकाश के समय में बहुत सारा अध्ययन किया। खास करके फारसी उस समय विशेष रूप से सरकार की भाषा के रूप में प्रसिद्ध थी। बंगला सीखी उसने और फारसी और बंगला दोनों में वह प्रवीण हुआ, कुशल हुआ और अवकाश के समय पढ़ता था। तो ही स्टार्ट्स हिज कैरियर एज ए क्लर्क। और आश्चर्य होगा कि वे सहायक अधीक्षक भी बन गए किसी फैक्ट्री में। वहाँ भी अवकाश के काल में वह विद्या अध्ययन करते थे और लगातार अपने विद्या अध्ययन से करते हुए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। बाद में वे मालदा
जो बंगाल में है, मालदा में आ जाते हैं। और एक जैसा कि बताया था कि एक फैक्ट्री में एक सहायक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जिसको कहेंगे, सहायक अधीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अवकाश काल में जैसा कि बताया था फारसी और बंगला में महारत हासिल की उसने, और शिक्षा के प्रति इतनी गहरी रुचि थी और इतनी विद्याव्यसनी थे, विद्याभ्यासी थे, जिसके कारण से वे आगे बढ़ते हैं और एक क्लर्क से अपना प्रारंभ करते हैं। बाद में सहायक अधीक्षक के रूप में भी एक फैक्ट्री में काम किया, उतने पर उसने काम नहीं छोड़ा नहीं, आगे बढ़ते हुए उसने अंत में प्रोफेसर का पद भी वह प्राप्त करते हैं, बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट बनते हैं और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के पहले ऐसे अंग्रेजी अनुवाद करने वाले, श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले सर्वप्रथम उनका नाम आता है चार्ल्स विल्किंस का, जिन्होंने 1700, इनका जन्म यद्यपि 1750 में हुआ और धीरे धीरे चलते हुए काम करते हुए आते हैं, और 1785 में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता का आंग्ल अनुवाद किया। और उसका जो नाम था, उस पुस्तक का नाम और नाम भी एक अलग ढंग से उसका किया हुआ था। और श्रीमद् भगवद गीता का उन्होंने विशेष रूप से डायलॉग्स क्या थे, उनके दो विशेष रूप से कृष्ण और अर्जुन के मध्य, उसके ऊपर उन्होंने किया। यद्यपि 1/3 भाग महाभारत का भी उन्होंने अनुवाद किया, और बीच में से ही वो छोड़ करके वो उन्होंने जैसा कि मैंने बताया था कि 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, और सर्वप्रथम अनुवाद करने वाले विल्किंस का ही नाम आता है, जिस पुस्तक का नाम था द भगवद गीता डायलॉग्स ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन। द भगवद गीता और लिखा हुआ है डायलॉग्स ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन इन 18 लेक्चर्स विद नोट्स। इस प्रकार उसके पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है कि द भगवद गीता और द डायलॉग्स ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उसके रूप में उन्होंने 1785 में जो ग्रंथ उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, वह अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की। और 1785 में उन्होंने अपने दर्ज करवाया सर्वप्रथम उसके अनुवादक के रूप में, अंग्रेजी अनुवादक के रूप में इनका नाम विश्व में प्रसिद्ध हो गया। ऐसे चार्ल्स विल्किंस थे जिन्होंने सर्वप्रथम गीता का अनुवाद 1785 में किया। और इनका भाग्य, जो पढ़ने वाले होते हैं उनके भाग्य भी निराले हो जाते हैं। उनका जो उस समय जो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल जो भारत में थे, जिनका नाम वारेन हेस्टिंग्स थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला। उनकी सहायता से वो काफ़ी आगे बढ़ते गए। और उनको सबसे पहले उन्होंने जब अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखाया, उस अनुवाद का उन्होंने जब दिखाया, सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को जब दिखाया तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, और तब उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने मुद्रणालय जो है, प्रिंटिंग प्रेस, उस समय प्रिंटिंग प्रेस का विकास शुरू हुआ था, कोई ज़्यादा उसका विकसित रूप नहीं था, मुद्रण की प्रणाली बहुत ही धीमी रूप से चल रही थी, उसका प्रारंभ ही हुआ था। लेकिन जो गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनसे इतने प्रभावित हुए, एक लिपिक के पद पर, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टेड हिज करियर एज ए क्लर्क, और बाद में फिर असिस्टेंट जो वो सुपरिटेंडेंट बनते हैं। और किस प्रकार से उनको प्रथम गवर्नर जनरल का इतना बड़ा सहयोग मिला कि उनको काशी भी पढ़ने के लिए भेजा गया। काशी उस समय संस्कृत अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था, प्रसिद्ध केंद्र था। और वहाँ पर एक पंडित कालीनाथ थे, पंडित कालीनाथ के संपर्क में आते हैं, और पंडित कालीनाथ ने उनको संस्कृत की शिक्षा दी। और ये सारा कुछ उनको गवर्नर जनरल, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया का था, उसके कारण से
जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने पूरी की पूरी सहायता की, पूरी मदद की और कालीनाथ के पास उनको संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा। और जो कालीनाथ जिनकी धातु मंजरी बड़ी प्रसिद्ध है, उस धातु मंजरी का भी इन्होंने प्रकाशन करवाया और शायद गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए किया होगा, जैसा कि मुझे लगता है। तो इस प्रकार से उनका जीवन, चार्ल्स विल्किंस का जीवन इतना आरंभिक जो जीवन था इनका, चूँकि आर्थिक स्थिति इनके माता पिता की अच्छी नहीं थी, पढ़ा नहीं पाते थे, पढ़ा नहीं सके, तो धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि यहाँ नौकरी करना ठीक नहीं है इंग्लैंड में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किस प्रकार भारत में आते हैं और भारत में फारसी और बंगला का उन्होंने अध्ययन किया और अवकाश काल में किया। और कितने बड़े जिज्ञासु थे कि उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी, तो उन्होंने मुद्रण तंत्र की अवस्था उस समय प्रारंभिक स्थिति में थी, प्रारंभिक दौर में, और तब जाकर के उन्होंने उसमें बंगला का भी उन्होंने एक पुस्तक का अनुवाद किया और बंगला पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन करवाया। उस मुद्रण में प्रणाली जो उन्होंने डेवलप किया, जिनकी और पूरी की पूरी सहायता उनको मिली। तो इस प्रकार से चार्ल्स विल्किंस का साहित्यिक योगदान बहुत बड़ा था। जैसा कि मैंने बताया था, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि है। और 1785 में, जैसा कि मैंने बताया था, 1785 में यह ग्रंथ उन्होंने प्रकाशन करवाया, इस ग्रंथ का, श्रीमद् भगवत गीता का। और पहले ऐसे अंग्रेजी विद्वान थे जिन्होंने, ये प्रथम अंग्रेज थे जो संस्कृत के स्कॉलर थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और उस समय, जिस समय मुद्रण प्रणाली भी डेवलप नहीं हुई थी, तो धीरे धीरे इनको वहाँ से सहायता मिलती है। और बाद में ये 3 ऐसे विद्वानों का नाम आता है जो तीनों अद्वितीय विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। एक कोलब्रुक का भी नाम आता है, और जॉर्ज, मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये चार्ल्स विल्किंस तो थे ही, और इसके बाद विलियम जोन्स पर मैंने पीछे व्याख्यान दिया था कि विलियम जोन्स को भारत में 1783 में उनको भेजा गया था। भारत में नाइटहुड की उनको उपाधि दी गई थी और वहाँ भारत में भेजा गया। और 1784 ईस्वी में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें ये बहुत बड़ा सहयोग चार्ल्स विल्किंस का था। चार्ल्स विल्किंस का संपर्क इनको हुआ। तो कोलब्रुक, चार्ल्स विल्किंस और विलियम जोन्स, ये तीनों अंग्रेजी के विद्वान अद्वितीय हुए हैं, उसी दौर में हुए हैं, और बहुत बड़ा उन्होंने इस तरह से काम किया। जैसा कि मैंने बताया था कि 1783 में वो आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से न्यायाधीश बना करके भारत में भेजा था सर विलियम जोन्स को। उनसे संपर्क मिलता है और इसके सहयोग से बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस ने किया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जैसा बताया था, हेस्टिंग्स जो थे, वारेन हेस्टिंग्स, इस अनुवाद को देख करके चकित हो गया था, जैसा कि मैंने बताया था। और 1785 में इसका प्रकाशन करवाया और पूरे विश्व में इसका अनुपम जो यह ग्रंथ था, अनुपम जो कृति थी, जो एक विलक्षण कृति थी, जो डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुनों के बीच में जो दोनों का जो संवाद के रूप में उन्होंने जो गीता का लिखा, जिसका प्रकाशन इंग्लैंड में हुआ 1785 में, और इंग्लैंड से उसका प्रकाशन हुआ। और विल्किंस को भारतीय पुरातत्व में भी गहरी रुचि थी, भारतीय पुरातत्व में भी रुचि थी। संस्कृत के सुचारू ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने ताम्र पत्रों के तथा शिलालेखों को पढ़ना प्रारंभ किया। बहुत बड़े जिज्ञासु थे, अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि थी, और उनकी गहरी रुचि ने ही उनको आगे बढ़ाने में, मैं जैसा कि बताया था कि वो क्लर्क रहे, शुरू में स्टार्टिंग किया उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से क्लर्क के रूप में सहायता की। उसके बाद असिस्टेंट के रूप में भी उन्होंने, सुपरिटेंडेंट के रूप में भी एक फैक्ट्री में काम किया। अवकाश के समय में खूब अध्ययन किया, और घोर अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस प्रकार से काम इतनी लगन के साथ और निष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते रहे।
और इतना ही नहीं, 1801 में लंदन में इंडिया हाउस पुस्तकालय की स्थापना हुई। 1801 में 1801 में लंदन में इंडिया हाउस पुस्तकालय की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य भारतीय भाषाओं के वाङ्मय का संग्रह करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके प्रथम अध्यक्ष के पद पर भी विल्किंस की नियुक्ति होती है। आप देखिए कितना छलांग लगाते गए, क्लर्क से शुरू किया, फिर फैक्ट्री में काम किया, फिर धीरे धीरे अध्यक्ष बनते हैं। इंडिया हाउस पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया गया और उस समय 1801 में 1000 पाउंड जो है एनुअल उनको वेतन देने की बात कही गई और 1000 पाउंड वार्षिक वेतन पर उनकी नियुक्ति होती है और इंडिया हाउस पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मूलतः तो श्रीरंगपट्टन में जो हस्तलेख ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को प्राप्त हुए थे, उन्हें लंदन में लाकर सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी यह पुस्तकालय की स्थापना की गई और बहुत बड़ा सहयोग अंग्रेज के पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि 1783 में भारत में आते हैं। 1784 में विलियम जोन्स ने एक स्थापना की थी वहाँ एस्थेटिक सोसाइटी की, जो आज भी है, और इतना बड़ा काम किया। सारे संग्रह किए गए जितने भी पांडुलिपियाँ थी वहाँ से संग्रह करके प्रकाशन का कार्य हुआ और जिसमें विल्किंस का बहुत बड़ा योगदान था। और चार्ल्स विल्किंस विश्व के सबसे पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अंग्रेजी में 1785 में इसका अनुवाद किया था। श्रीमद् भगवद गीता का हितोपदेश का भी किया। हितोपदेश की कथाओं को देख करके तो अचंभित हुए और विश्व में यह विख्यात हो गए। और संस्कृत के अध्यापक के रूप में भी विल्किंस की नियुक्ति होती है और बहुत सारा काम किया उसने। एस्थेटिक सोसाइटी के मुख्य पत्र जो एस्थेटिक रिसर्चेज के प्रथम अंक में ही प्रकाशित किया गया। तदंतर दिनाजपुर के समीपवर्ती एक ग्राम में प्राप्त पौल वंशी राजाओं के एक अन्य शिलालेखों को भी उन्होंने पढ़ा तथा उक्त शोध पत्र में प्रकाशित करवाया उसने। सारा मतलब यही काम वो करते रहे, लगातार करते रहे और पीछे मुड़ करके नहीं देखते थे। और इस वह कंपनी की सेवा में से मुक्त होकर के 1786 में इंग्लैंड लौट आया था। कहा जाता है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता चला गया, जिसके कारण से धीरे धीरे वो वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रहते हुए प्रेस के लिए नागराक्षरों को ढाला और 1787 में हितोपदेश का अनुवाद के साथ प्रकाशन किया। भारत के नीति ग्रंथों में हितोपदेश का बहुत बड़ा महत्व है और हितोपदेश ग्रंथ का प्रकाशन करवा करके उन्होंने संपूर्ण विश्व में हलचल मचा दिया कि भारतीय मेधा क्या है, इंडियन माइंड क्या है, इंडिया का किस प्रकार से की प्रतिभा है, प्रतिभाशाली लोग हैं भारत के। और भारत के नीति ग्रंथों में जैसा कि बताया हितोपदेश जो विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त हुई उस पुस्तक की अनुवाद करने के बाद। इसके बाद तो यूरोप की अनेक भाषाओं में हितोपदेश का अनुवाद हुआ। सर्वप्रथम अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया, जिनका जो मूल रूप से अंग्रेज विद्वान थे और सर्वप्रथम संस्कृत के प्रथम अंग्रेज विद्वान के रूप में चार्ल्स विल्किंस को लोग जानते हैं। और जैसा कि बताया इंडिया हाउस पुस्तकालय की स्थापना जब हुई तो इनको अध्यक्ष भी बनाया गया और इनको बाद में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। 1805 में विल्किंस की एक और नियुक्ति होती है। वो हिलेबरी कॉलेज में संस्कृत अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। उन्होंने इस पद पर जीवन पर्यंत काम किया। इन्होंने ये जब तक रहे तब तक वहाँ हिलेबरी कॉलेज जो था उस कॉलेज में अध्यापन करते रहे अध्यापक के रूप में। उन्होंने इस पद पर जीवन पर्यंत कार्य किया और 1836 में उनका निधन हो जाता है। और इसके पश्चात संस्कृतज्ञ प्रोफेसर एच विल्किंस की नियुक्ति इस पद पर हुई। 1808 में चार्ल्स विल्किंस ने
संस्कृत ग्रामर नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। संयोग से वह सुरक्षित नहीं रह पाया, वह किसी कारण से, असावधानी के कारण वह जल गया वह ग्रंथ, नहीं तो सर्वप्रथम ग्रंथ के रचयिता भी यही रहते। और जैसा कि बताया कि गीता का जो इन्होंने प्रणयन किया गीता का, तो जिसका नाम रखा गया था द भगवद गीता और द डायलॉग्स और कृष्ण, द डायलॉग्स ऑफ कृष्ण एंड अर्जुना इन 18 लेक्चर्स, 18 लेक्चर्स जो थे उनके जो उपदेश दिया, उस उपदेशों को लेकर के उन्होंने पुस्तक 1785 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। और इसके बाद संपूर्ण विश्व में यह जो गीता का जो ज्ञान था वह ज्ञान संपूर्ण विश्व में पसर गया। तो 1805 में जैसा कि बताया था कि इन्हें हिलेवरी कॉलेज में संस्कृत अध्यापक के रूप में नियुक्ति होती है और जीवन पर्यंत वहीं काम किया। और चार्ल्स विल्किंस ने 1808 में एक संस्कृत ग्रामर नामक ग्रंथ की रचना की। जैसा कि बताया था, असावधानी के कारण से वह जल गया, वह सुरक्षित नहीं रह पाया। और उस भूमिका में उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व निरूपण के पश्चात इस भाषा के विद्यमान ज्योतिष, गणित, दर्शन, काव्य, संगीत, आयुर्वेद, नीति शास्त्र, राजनीति आदि विभिन्न लौकिक विद्याओं से संबंधित विशाल साहित्य का विस्तार से परिचय दिया, उस पुस्तक में दिया था। जो संयोगवश संस्कृत ग्रामर नामक जो वह पुस्तक, वह ग्रंथ था, वह नहीं बच पाया, जिसके कारण से बड़ी क्षति हुई। बाद में फिर कोलब्रुक ने लिखा संस्कृत ग्रामर अपने विषय का प्रथम यूरोपीय ग्रंथ कहलाया। बाद में जब इनकी असावधानी के कारण से जब इनका ग्रंथ जल गया, तब कोलब्रुक जो थे वो इंग्लैंड के ही थे और वो भी अंग्रेज विद्वान थे, संस्कृतज्ञ थे। उन्होंने संस्कृत ग्रामर अपने विषय उन्होंने लिखा और यूरोपीय ग्रंथ का प्रथम यूरोपीय ग्रंथ के रूप में यह प्रसिद्धि पाई। इस ग्रंथ ने हिलेवरी कॉलेज का जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होता था, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, जो उस समय कितने वे लोग भारतीय विद्या से, भारतीय मेधा से, भारतीय शास्त्रों से, भारतीय धर्मशास्त्रों से, भारतीय हमारे जितने भी ग्रंथ थे, उस ग्रंथों के प्रति कितना आकर्षण था कि एक पर कलम नहीं चलाई। जैसा कि पहले गिनती करा चुका हूँ, ज्योतिष, गणित, दर्शन, काव्य, संगीत, आयुर्वेद आदि पर उन्होंने अपने पहचान बनाई। उसके ऊपर लिख करके भूमिका में लिखा है कि संयोग बस आज वो पुस्तक नहीं है, लेकिन बाद में कोलब्रुक ने उस पुस्तक को संस्कृत ग्रामर नामक ग्रंथ लिख करके यूरोपीय प्रथम ग्रंथ के रूप में यह माना जाता है। हिलेवरी कॉलेज का जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होता था, उसे संस्था की ओर से एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता था। जहाँ पर विल्किंस पढ़ाते थे, उस कॉलेज में ये अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे हिलेवरी कॉलेज में। और वहाँ जब स्वर्ण पदक दिया जाता था, तो स्वर्ण पदक जब दिया जाता था, तो उस स्वर्ण पदक पर लिखा हुआ जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता रहा हूँ कि विल्किंस द्वारा रचित संस्कृत का निम्न वाक्य जो है, जो मैं बता रहा हूँ, वह वाक्य अंकित रहता था। और वह था क्या? वो था कि आत्मबुद्धि प्रसादजम तत्सुखम सात्विकं प्रोक्तम। ये संस्कृत का जो वाक्य था, तो उसके ऊपर लिखा रहता था। ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय जब चार्ल्स विल्किंस, जैसा कि बताया कि उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की अपने जीवन में, एक लिपिक के रूप में काम किया और करते करते ये प्रोफेसर के रूप में आते हैं। और जब जिस कॉलेज में वो प्रोफेसर बनते हैं, वहाँ पर आकर के स्वर्ण पदक जब दिया जाता था, तो विल्किंस द्वारा रचित यह वाक्य रहता था। फिर मैं उस वाक्य को दोहराता हूँ, था कि आत्मबुद्धि प्रसादजम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। ये वाक्य संस्कृत का लिखा हुआ उस स्वर्ण पदक जब दिया जाता था उस कॉलेज में, तो उस स्वर्ण पदक के ऊपर यह लिखा हुआ रहता था। तो संस्कृत के प्रति कितना प्रेम था चार्ल्स विल्किंस का। और सर्वप्रथम अंग्रेज विद्वान के रूप में, संस्कृत अंग्रेज विद्वान के रूप में चार्ल्स विल्किंस की चर्चा होती है, जिनका जन्म बताया था कि
50 में किस तरह से जन्म होता है, और धीरे धीरे इन्होंने इतना काम किया और एक क्लर्क के रूप में काम प्रारंभ किया। फिर बाद में वो चूँकि उनकी पारिवारिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, जब वो उनका जब जन्म हुआ तो पारिवारिक स्थिति उनके परिवार की कोई अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से उन्हें वहाँ पर नौकरी नहीं करने का मन नहीं किया और वो भारत में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में आते हैं, एक क्लर्क से पद शुरू करते हैं। फिर बाद में वो कलकत्ता में आकर के मालदा में आते हैं, बंगाल में ही, और मालदा में एक फैक्ट्री में वो सहायक जो वहाँ पर अधीक्षक के रूप में भी काम किया। सहायक अधीक्षक के रूप में कार्य करते करते फारसी और बंगला को में कुशल हो गए, प्रवीण हो गए। इतने अवकाश के समय का पूरा सदुपयोग करता था। स्वाध्यायान मां प्रमदः जो उपनिषद वचन है, तैत्तिरीय उपनिषद के वचन, उसका पूरा पूरा पालन करता हुआ वह आगे बढ़ता चला गया और उसे सर की भी उपाधि मिलती है। एक उपाधि तो दी उसको, उन्होंने ठुकरा दिया नाइट उपाधि को पहले, बाद में उन्हें सर की उपाधि दी जाती है। अंग्रेज सरकार के माध्यम से संस्कृत के अध्यापक बनते हैं और इंडिया हाउस पुस्तकालय के अध्यक्ष पद का भी, जैसा कि बताया था, उन्होंने काम किया। 1000 पाउंड वार्षिक वेतन के रूप में 1801 में मिलता था। इस प्रकार से हितोपदेश का भी उन्होंने 1787 में अनुवाद किया, प्रकाशन किया, मुद्रण प्रणाली को भी डेवलप किया और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे भारत के, प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत के थे, उनके जिनका नाम वारेन हेस्टिंग्स जो थे, उनके माध्यम से उनके नज़दीक में आए। उनका जब उन्होंने कार्य देखा, श्रीमद् भगवद गीता का जो मैन्युस्क्रिप्ट देखा, अनुवाद किया अंग्रेजी में प्रथम बार, फर्स्ट टाइम अनुवाद किया, जो 1785 में प्रकाशन उसका इंग्लैंड से हुआ। उसे देख करके उनको बड़ी सहायता की और उसने प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत के थे, उन्होंने इसको जो प्रथम जो विद्वान के रूप में जिसे कहा जाता है, सर्वप्रथम संस्कृत के प्रथम अंग्रेज विद्वान के रूप में चार्ल्स विल्किंस का नाम आता है। इनको उन्होंने बनारस भी भेजते हैं। बनारस में कालीनाथ नाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, पंडित कालीनाथ के पास उन्हें शिक्षा देने के लिए भेजा। उन्होंने उनको शिक्षा दी और कालीनाथ की ही एक पुस्तक धातु, उनकी एक जो पुस्तक है धातु मंजरी, वह अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है धातु मंजरी। उस धातु मंजरी का भी प्रकाशन चार्ल्स विल्किंस ने किया था और चार्ल्स विल्किंस, चूंकि चार्ल्स विल्किंस के वो एक गुरु भी थे, इसीलिए उन्होंने किया। संस्कृत ग्रामर भी मैंने बताया था लिखा था उन्होंने, संयोगवश वह असावधानी के कारण वह सुरक्षित नहीं रही, वह जल गया और जलने के बाद फिर कोलब्रुक ने, 3 विद्वानों का नाम, बड़ा अंग्रेज विद्वानों का नाम लिया जाता है, तीनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें विलियम जोन्स का मैं बता चुका हूँ एक व्याख्यान में। उसके बाद अभी जिस पर मैं बोल रहा हूँ, चार्ल्स विल्किंस और कोलब्रुक ने फिर उस संस्कृत ग्रामर की रचना की और प्रथम यूरोपीय ग्रंथ कहलाया है उस संस्कृत ग्रामर। और इस प्रकार से हिलेबरी कॉलेज में जैसा कि बताया था कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे, सर्वोत्तम अंक प्राप्त करते थे, जो टॉप करते थे, जो स्वर्ण पदक प्राप्त करते थे, उस स्वर्ण पदक पर वह अक्षर जो लिखा रहता था कि आत्मबुद्धि प्रसादजम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। और यह प्रसिद्ध यह पंक्ति जो चार्ल्स विल्किंस की अपनी लिखी हुई थी, उसको जो स्वर्ण पदक जिनको मिलता था टॉपर को, उस पर यह अंकित रहता था। तो कितने इंडोलॉजी के प्रति कितना आकर्षण था, कितना फैसिनेशन था, इतने आकर्षित होते थे, इतना उन्होंने काम किया और कार्य करते हुए, जैसा कि मैंने बताया था, मुद्रणालय की भी स्थापना करवाई और लिपि शास्त्र का अध्ययन करके उन्होंने किया और भगवद गीता एवं हितोपदेश जैसे लोकप्रिय ग्रंथों के अनुवाद द्वारा उन्हें पश्चिमी देशों में प्रचारित करने में अग्रणी माने जाते हैं। और ऐसे कार्य करके सर चार्ल्स विल्किंस का नाम भारत विद्याविदों में चिरस्मरणीय इनका नाम रहेगा। ये सारी बातों का जो आधार मैंने लिया है, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे पंजाब विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर डॉक्टर भवानी लाल
भारती जी, उनके भारती भवानीलाल भारती जी की जो पुस्तक है, जर्मनी के संस्कृत विद्वान, जो डीएवी प्रकाशन से यह प्रकाशित हुआ है, उसका आधार लेकर के मैं इस सारी बातों को मैंने बताई है कि पुरातत्व के प्रति कितनी रुचि थी चार्ल्स विल्किंस की। और 1785 में श्रीमद् भगवत गीता का उन्होंने अनुवाद करवाया, जिसका ऊपर पुस्तक के ऊपर जो लिखा है कि द भगवत गीता डायलॉग्स ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और ये 18 जो उनके उपदेश थे, ये 18 अध्याय हैं, इन 18 लेक्चर्स करके इनका नाम दिया गया। और यद्यपि इन्होंने 1/3 महाभारत का भी इन्होंने अनुवाद किया, लेकिन पूर्ण हुआ या नहीं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से 1750 में इनका उद्भव हुआ और कैसे जन्म लेते हैं। इंग्लैंड में इनका 1750 में इनका जन्म हुआ। और वाटर विल्किंस के इनके पिता थे और माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैं एक बार सारांश संक्षेप में बताते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं बता देना चाहता हूं कि इंग्लैंड के समर सेटशायर के निकटवर्ती फ्राम नामक ग्राम में 1750 में इनका जन्म हुआ। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इस कारण से पिता इनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए और वहाँ से नौकरी करने के लिए इन्होंने सोचा। उन्होंने देखा कि यहाँ ठीक नहीं है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत आते हैं, कलकत्ता आते हैं। कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। वहाँ पर आकर के आने के बाद उन्होंने एक क्लर्क के पद पर, एक लिपिक के पद पर कार्यरत होते हैं और धीरे धीरे एक फैक्ट्री में मालदा फिर आते हैं। मालदा भी कलकत्ता में ही है। मालदा के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ पर एक विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय था, जो बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। और वहाँ के एक प्रोफेसर पंडित जो थे, उन्होंने इनको चार्ल्स विल्किंस के जो समकालीन थे विलियम जोन्स, उनको भी उन्होंने पढ़ाया था। रामलोचन उनका नाम था, जो बहिष्कृत भी हो गए थे, विद्वानों से बहिष्कृत थे। चूँकि उनको इस तरह से म्लेच्छों को क्यों पढ़ाया, इस कारण से उनको बहिष्कृत कर दिया गया था। इसकी जानकारी जब मैं व्याख्यान दे रहा था तब नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे पटना विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े मनीषी हैं और हमारे गुरुकल्प हैं, उन्होंने प्रोफेसर ऋषि जी ने उमाकांत ऋषि जी ने उन्होंने बताया, मुझे फ़ोन करके बताया कि उनको बहिष्कृत भी कर दिया गया था। तो इस प्रकार से उमाशंकर ऋषि जी की जानकारी से मुझे भी जानकारी मिली। इससे पूर्व मुझे नहीं पता था कि उनको चार्ल्स विल्किंस से के जो समकालीन थे विलियम जोन्स, उनको पढ़ाने वाले जो रामलोचन थे, वो बहिष्कृत कर दिया गया था। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के पुस्तक को कोट करते हुए, उल्लेख करते हुए उन्होंने मुझे जानकारी दी थी दूरभाष से। मैं उन्हें भी, गुरुकल्प प्रोफेसर ऋषि जी को भी कोटिशः नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया मेरे व्याख्यान को सुनने के बाद। तो इस प्रकार से लगातार विलियम जोन्स काम करते रहे। एक क्लर्क के पद पर आए, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनते हैं एक फैक्ट्री में, और धीरे धीरे किस प्रकार से इंडिया हाउस पुस्तकालय की स्थापना हुई, जिसमें उनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 1000 पाउंड वार्षिक वेतन के रूप में दिया गया और इस तरह से वो लगातार कार्य करते रहे। संस्कृत के अध्यापक भी बनते हैं। 1805 में विल्किंस की नियुक्ति हिलेवरी कॉलेज में होती है और 1836 में उनका निधन हो जाता है। तो लगभग 86 वर्ष की अवस्था में वो इस संसार से चल बसते हैं। संस्कृत ग्रामर की पुस्तक भी लिखी उन्होंने। संयोगवश वह जल गया असावधानी के कारण से। बाद में फिर कोलब्रुक ने उस पर संस्कृत ग्रामर नामक पुस्तक की रचना कर प्रथम यूरोपीय यह ग्रंथ कहलाया। और सर विलियम जोन्स के संपादित जो हस्तलिखित ग्रंथों की सूची तथा धातु मंजरी की प्रकाशित करने का भी श्रेय विल्किंस को ही जाता है। यह मैं पहले बता चुका हूँ कि धातु मंजरी जो है वह कालीनाथ जो बनारस के पंडित थे उनकी रचना है। और चूंकि उनसे विल्किंस जाकर के पढ़े थे, इसीलिए अपने गुरु दक्षिणा के रूप में, मुझे जैसा कि लगता है, उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उस धातु मंजरी नाम की जो पुस्तक है उसको उन्होंने प्रकाशित करवाया था।
तो ये सारा काम हितोपदेश का प्रकाशित करवाया। हितोपदेश की जो कथाएं हैं, जो हितकारी जो कहानियां सब हैं, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो उपदेशात्मक कहानी है हितोपदेश में, उसका प्रचार प्रसार हुआ। और उन्हें 25 जून 1805 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें DCL डॉक्टर ऑफ सिविल लॉज की भी उपाधि प्रदान की। डॉक्टर और सर की भी उपाधि मिलती है उनको। इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ ने 1833 में उन्हें सर की भी उपाधि से विभूषित किया। ये 1833 की घटना है, जो राजा विलियम चतुर्थ जो थे उन्होंने उनको विभूषित किया इस सर की उपाधि से, जो ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। 15 मई 1836 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो जाता है। यद्यपि विल्किंस के बाद इंग्लैंड में अनेक उच्च कोटि के संस्कृत विद्वान हुए, किंतु भारतीय भाषाओं का मुद्रणालय स्थापित करने, लिपि शास्त्र का अध्ययन करने तथा भगवद गीता एवं हितोपदेश जैसे लोकप्रिय ग्रंथों के अनुवाद द्वारा उन्हें पश्चिमी देशों में प्रचारित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसका नाम था चार्ल्स विल्किंस, जो 1750 बॉर्न थे। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कंट्रीब्यूट किया, समस्त संसार को उसने ज्ञान से अनुरंजित किया। तो इस प्रकार से आज मैंने जो संस्कृत के प्रथम अंग्रेज विद्वान जो चार्ल्स विल्किंस थे, जो पुरातत्व के में भी अभिरुचि रखते थे और दुनिया भर के जितने भी इंडोलॉजी की हैं उसमें फारसी का, बंगला का पूरा उन्होंने डीपली स्टडी की। और धीरे धीरे क्लर्क के पद से, छोटे से पद से, इसका मतलब यह हुआ उनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो जो व्यक्ति मेहनती होते हैं इनसे काफ़ी शिक्षाएं मिल सकती है कि चार्ल्स विल्किंस, जो आर्थिक स्थिति उनकी पारिवारिक अच्छी नहीं थी, पिता ने उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए पिता ने, और नहीं दे पाने में सक्षम हो पाए थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने स्वाध्याय से, और उन्होंने इन चीज़ों को अलग सिद्ध कर दिया कि मेहनत के आगे परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। परिश्रमी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जो चार्ल्स विल्किंस थे, जिनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्लर्क से पद से शुरू करते हैं, फैक्ट्री में सहायक सुपरिटेंडेंट बनते हैं, उसके बाद फिर मालदा में आकर के वहीं पर स्टडी करते हैं, अवकाश के समय में स्टडी करते थे, धीरे धीरे किस प्रकार से प्रोफेसर भी बने और डॉक्टर ऑफ सिविल लॉज की भी उपाधि वो प्राप्त करते हैं। और 25 जून 1805 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें DCL अर्थात डॉक्टर ऑफ सिविल लॉज की उपाधि दी। और 15 मई 1836 को वे इस संसार से चल बसते हैं। और राजा विलियम चतुर्थ ने उन्हें 1833 में सर की उपाधि से भी विभूषित उन्हें करते हैं। उन्हें सबसे आगे बढ़ाने वाला यदि उनका एक तो परिश्रमी थे, उनके परिश्रम ने उनको आगे बढ़ाया, और दूसरा बहुत बड़ा सहयोग जो तत्कालीन उस समय जो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल थे, जिनका सर्वप्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स ने की सहायता मिली, और बहुत सहायता करते हैं। वो पढ़ने के लिए भेजते भी हैं, काशीनाथ जी के पास बनारस में भेजते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान थे, जो धातु मंजरी के लेखक थे, और अपने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक या उनकी पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित भी करवाया, क्योंकि प्रकाशन करवाना बहुत कठिन काम था। मुद्रण प्रणाली भी डेवलप नहीं हुई थी, उसका भी उन्होंने मुद्रण प्रणाली कैसे होती है उस सिस्टम में जा करके वहाँ भी उन्होंने उसका ज्ञान लिया और उसकी स्थापना करवाई, मुद्रण व्यवस्था की। और धीरे 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 चार्ल्स विल्किंस ने अपने बहुत सारा काम किया, बहुत बड़ा योगदान दिया। 1786 में इंग्लैंड में लौट आए थे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। उनकी जो शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी इसके कारण से, लेकिन वो अध्ययन करना, अध्यापन करवाना वो छोड़ा नहीं उन्होंने। और जिस विद्यालय में उन्हें संस्कृत अध्यापक के हिलेरी कॉलेज में नियुक्ति होती है, हिलेबरी में, उस हिलेबरी कॉलेज में ही अंतिम समय तक वहीं पर अध्यापन करते रहे। और इस प्रकार से बहुत बड़ा योगदान चार्ल्स
विल्किंस का है। संस्कृत के प्रथम अंग्रेज विद्वान चार्ल्स विल्किंस पर आज मैंने संक्षिप्त व्याख्यान दिया है, जानकारी दी है कि किस प्रकार के स्कॉलर थे वो, किस प्रकार से इस संसार को उसने उस जमाने में जब मुद्रण प्रणाली की शुरुआत भी नहीं हुई थी, प्रारंभिक स्टेज पर था, और उन्होंने वहाँ भी मुद्रण प्रणाली को भी डेवलप किया, वो भी कार्य सीखते रहे। फारसी और बंगला में भी अद्वितीय विद्वान बने, और उन्होंने एक पुस्तक भी वहीं पर छपवाई थी, जो सर्वप्रथम उन्होंने उस मुद्रण प्रणाली के बाद एक जो पुस्तक छपवाई जिसका जो नाम था कि किस प्रकार से बंगला भाषा जो है, कि किस प्रकार से बंगला भाषा का उसमें विकास करवाया। और एक और विद्वान थे, विल्किंस का एक मित्र थे नेथेनियल, जो हॉलैंड भी संस्कृत अध्ययन में अत्यंत रुचि रखते थे, और धीरे धीरे उन्होंने सारा काम करवाया। वारेन हेस्टिंग्स के माध्यम से, अप्रोच से बहुत से सारे काम करवाए, और ये काम करवा करके उन्होंने इस समस्त विश्व में ये नाम फैलाया कि किस प्रकार से वो डेवलप करते रहे। यंत्रालय की स्थापना करवाई, जैसा कि बताया था, और काफ़ी कार्य उसने किया। और वहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की, उसमें जब करवाई गई, विलियम जोन्स ने की तो इनका बहुत बड़ा सहयोग लिया गया था, बहुत बड़ी सहायता इन्होंने की थी। तो इस प्रकार से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसका, चार्ल्स विल्किंस का। और एक क्षेत्र में नहीं था, इनसे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है कि किस प्रकार से जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं भी हो फिर भी कोई किस प्रकार से काम कर सकता है। और एक तरफ से नहीं थे वो, कई तरफ से इनका दिमाग काम कर रहा था। और बंगला भाषा की भी प्रथम पुस्तक उस मुद्रालय से ही इन्होंने प्रकाशन करवाया था। तो काफ़ी सारा काम होता रहा उन दिनों, जिसमें सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किंस संस्कृत के प्रथम अंग्रेज विद्वान के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त की। फारसी बंगला अक्षरों को ढालने में सहायता मिली, ये भी काम किया उसने, विल्किंस ने। और ऐसा काम किया जो उस समय असंभव था, मुद्रण प्रणाली विकसित नहीं थी। तो इस प्रकार से वो लगातार काम करते रहे, और इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। और अन्य कई शिलालेखों को उन्होंने देखा, नीति ग्रंथों को भी देखा, जिसमें हितोपदेश आदि थे, और गीता का भी किया। तो इस प्रकार से उनका बड़े भाग्यशाली भी थे। जो परिश्रमी होते हैं तो परिश्रम के साथ साथ वो भाग्य भी उनका काम कर रहा होता है। तो भाग्यशाली भी रहे। कोलब्रुक ने अपने संग्रहित 2000 संस्कृत ग्रंथ इस संस्था को भेंट भी किए थे। कोलब्रुक का भी नाम बहुत प्रसिद्ध है। एच.टी. कोलब्रुक ने भी काफ़ी काम किया था। भारत के शिक्षाविद, विद्या के ज्ञानी, विद्या व्यसनी के रूप में भी उनका भी नाम आता है। तो इन सबको उनके कंट्रीब्यूशन को, विशेष रूप से संस्कृत के प्रथम अंग्रेज विद्वान जो चार्ल्स विल्किंस थे, उनका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो इसलिए मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत